सबसे पहले सुजाता जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदी उड़ीसा की चर्चित कवियत्री हैं, लेखिका हैं, अनुवादक हैं और सुजाता जी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सुजाता जी, जब भी किसी अनुवादक से पूछा जाता है कि आप अपनी अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो अनुवाद की प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग होती है, इसके अलग अलग मायने होते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग तो अनुवादित कविता या फिर किताब पढ़ते ही हैं, लेकिन जो अनुवाद करता है वो किस प्रक्रिया के तहत करता है? जी हाँ, अनुवादक के लिए तो प्रक्रिया जैसे भाषा है, सारी भाषाओं की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मैं हिंदी भाषा में आपकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की विशेषताएं हैं और जिसमें निर्जीव वस्तुओं की भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं, लेकिन मैं उड़िया भाषा में चूंकि अनुवाद करती हूँ तो उड़िया में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। तो हम जब अनुवाद करते हैं इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी चीज जो है, उड़िया भाषा में और हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उसके एकदम ही अर्थ हमको नहीं मिल पाते हैं जो अनुवादक की भाषा है उसमें उस तरह से उस समय हमें उसका एकदम ही पर्यायवाची शब्द कोई हमको ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए समानार्थक शब्द को हमको देखना पड़ता है और कोर्स शब्दकोश देखना पड़ता है। साथ ही जो संस्कृति है, जो जिस भाषा में अनुवाद हम करते हैं और जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, दोनों की संस्कृति में बहुत अंतर होते हैं। उनके तीज त्योहार अलग होते हैं और उनकी खान पान, उनकी पहनावा भी अलग होता है, जिसको कि एक अनुवादक को समझना होता है और उसको उस भाषा में, जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है उसको समझाना पड़ता है कि ये क्या चीज है। तो ये सब अनुवाद की प्रक्रिया में आती हैं। काफी रोचक आपने बात बताई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद ही नहीं होता है। आपको इसमें और आधी बाधा तो ऐसे ही पार हो गई। नहीं, आपको इसमें और भी रोचक बात मैं बता सकती हूँ कि कोई कहानी में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जैसे नाम ना हो, उसकी पहनावा ना हो, पूरी आप कहानी पढ़ जाइए और उसका हीरो है कि वो हीरोइन है, उस कथा का पात्र जो है, आप नहीं उसको कर सकते हैं, जान ही नहीं सकते। जी, ये एक भाषा में उसकी अपनी विशेषता है। रचना जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 250 से ज्यादा कृतियों का आपने अनुवाद किया है। इतनी जल्दी जल्दी कैसे आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चलती हैं या फिर एक चीज के पीछे लग जाती हैं तो फिर मतलब आज करके दम लेंगे? नहीं, लगभग 26-27 वर्षों का सुदीर्घ अभ्यास है। ये तो गिनती मायने नहीं रखती, अब ये जीवन का एक अंग बन गया है अनुवाद, तो इसलिए नहीं, पर दैनिक क्रिया के भी कई काम होते हैं, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। कई बार अनुवाद की गति धीमी हो जाती है। आपकी जो ये नंबर है ना, इसको देख के कई लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिरकार ये रचना जी ने कैसे कमाल किया है। दरअसल ये मेरा पैशन है, ट्रांसलेशन का जो फील्ड है। आज से 26-27 साल पहले से मैं लगातार काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए तो कैसे हुई इसकी शुरुआत रचना जी? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि हम अचानक से एक दिन उठे और सोच लिया कि आज से हम जो है कृतियों की अनुवाद करेंगे। ये तो एक अंदर से आपके भीतर एक प्रतिभा होती है। आप कॉलेज में उसको कई बार पहचानते हैं, कई बार पोस्ट ग्रेड में, कई बार नौकरी छोड़ के सोचते हैं कि नहीं, अब नौकरी बहुत हो गई, अब मैं यही काम करूंगी। जी, कॉलेज के बाद जर्नलिज्म का डिप्लोमा लिया, एमए इन हिंदी किया। उसके बाद मैं मौलिक लेखन में जीवनी साहित्य पर बहुत काम किया मैंने, तो काफ़ी किताबें प्रकाशित हुई उस समय। लेकिन अनुवाद की जो प्रक्रिया थी ये स्वांत सुखाए थी। अंग्रेजी में जो किताबें मैं पढ़ रही थी, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं हिंदी में तो मैं ज़्यादा बेहतर समझ रही हूँ, उसका ज़्यादा बेहतर रस ले पा रही हूँ। तो ये स्वांत सुखाए जो मेरी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे कब ये बहुजन हिताय मैंने बना ली मुझे नहीं पता चला। और उसके बाद मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे लिए ये पैशन था, फिर ये प्रोफेशन में बदला, अब ये मेरी मेडिटेशन हो चुकी है आज तक। तो यहाँ गिनती की कोई वो नहीं रहती। रचना जी, हमारे प्रोफेशन में भी होता है, आपके में भी मैं आपसे पूछूंगी कि तारीफ तो हर कोई करता है, जब आलोचना करने कोई आता है उसको किस तरीके से आप लेती हैं? क्या वो आपके लिए आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरणा है, या फिर आपको लगता है कि हाँ कमी थी या मैंने अच्छा लिखा फिर भी इस व्यक्ति को, इस सज्जन को नहीं पसंद आया, तो आप उसको किस तरीके से अपने देखिए, पाठक की फीडबैक बहुत मायने रखती है।
और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सकारात्मक ही होगी, आपको अपनी कमियां भी पता चलती हैं। और चूंकि इतने बरस इतनी परियोजनाओं पर काम करने के बाद भी मेरे लिए आज भी जो भी एक नई परियोजना हाथ में आती है वो एक नई चुनौती की तरह रहती है कि मैं इसे कैसे पार कर सकती हूँ। और चूंकि हमारे ज्ञान की, हमारी जानकारी की एक सीमा है, तो मैं स्वीकार करती हूँ इसे कि हाँ, हमारी एक सीमा है। उस सीमा के बाहर अगर पाठक को लगता है कि ये अनुवाद और बेहतर हो सकता था, इसमें ये कमी है, इसे आप और अच्छा कर सकती थी, तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ उसको। और मनीषा जी, आपके घर में तो मतलब लिखने पढ़ने और यही पूरा माहौल ही रहता है हर समय, लेकिन इस बीच इतनी सारी कृतियां आपकी, उसमें से किसी एक को अच्छा कह पाना जाहिर तौर पर मुश्किल काम होता होगा। फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगी, आपको अपनी सबसे अच्छी कृति कौन सी लगती है? सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है आपका? बच्चों में कभी चुना नहीं जाता, बहुत मुश्किल होता है। और किसी पे मेहनत ज़्यादा लगी, किसी में मन ज़्यादा लगा, इसलिए ये कहना कि कौन सी सबसे अच्छी पता नहीं। लेकिन हाँ, मार्केस का उपन्यास जो हमने अनुवाद किया था, एकाकीपन के 100 साल, वो शायद बहुत करीब है, क्योंकि उसको छपने में 20 साल लगे थे कॉपीराइट इश्यूज को लेके। और क्योंकि 20 साल तक उसको सहेज के रखा, उस पर काम करते रहे, सोचते रहे कि एक दिन तो छपेगा, शायद इसलिए वो सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन जब भी आप ये अनुवाद के काम में लगी रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्जन, मतलब कई बार मन भटक जाता है। हम लोग पढ़ते भी हैं किताब ना, तो कई बार 4 पढ़ने के बाद वो किताब रखी रह जाती, कई बार एक गो में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। तो वो डाइवर्जन कभी आपके जीवन में आया जब आपको लगा हो कि अब बहुत हो गया है, अब बस कहीं और कुछ और करना? बहुत बार। और ये क्यों होता है? ये ये इसलिए होता है कि ये परिवार वाले हैं, ये दोस्त हैं, चलो चलो आज कहीं चलें, चलो आज फिल्म देख लें, चलो आज गोलगप्पे खाते हैं। बिल्कुल वही है कि कभी हाँ कह दो, कभी ना कर दो, काम तो करना है, तो वो होता रहता है। डाइवर्जन भी आता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि काम समय से पूरा हो। सुजाता जी, आप जैसे आज इस मंच पर हैं, 2 अन्य हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण गेस्ट भी हैं, जब आप महिलाओं से मिलती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, क्या वो प्रेरणादायी होती है, या फिर आपको लगता है आज इस समाज में हम ऐसे एक मकाम पर हैं जब किसी भी स्त्री का नाम हो जाता है, बाकी स्त्रियां उसको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करती हैं, वो कभी भी एक सहारा, एक बैकबोन की तरह नहीं आती हैं? ऐसा आपको लगा है, महसूस हुआ है कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी औरत कभी कहीं भी किसी भी पोस्ट में नहीं, ये होती मैं है। आपके लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये मैं पूछ रही हूँ आपके इर्द गिर्द जो महिलाएं। नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये तो हमारे ख्याल से सीरियल में ज्यादा होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। नहीं, कई बार परिवार में भी होता है। जी, परिवार में तो मुझे हमेशा सहारा प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मिला। मेरे घर में मेरी सासू माँ भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बेटा भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। मैं कई बार घर के कामों में भी थोड़ा सा हेरफेर कर देती हूँ, इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा, और खुश भी होते हैं कि मेरी किताबें आती हैं, छपती हैं, मुझे काम मिलता है, तो वो सपोर्टिव है सब। अगर आपकी कोई कृति बेस्ट सेलर बन जाए, वो आपको ज्यादा खुशी देती है, या आपने उसमें अच्छा काम किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो आपके लिए मायने रखता है? नहीं, मेरे लिए तो मैंने जिसमें जो काम मैंने किया, उसमें जिसमें मुझे संतोष मिला, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सेटिस्फैक्शन जरूरी है। सेटिस्फैक्शन। रचना जी, आपके लिए भी ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। नहीं, पर बेस्ट सेलर से तो पैसे भी आते हैं ना? नहीं, पैसे तो परियोजना पूरी होने पर अपने आप आ जाते हैं, लेकिन संतोष अपने मन के भीतर से आता है कि मैंने इस कृति को कितना समय दिया। मैं अक्सर कहती हूँ कि एक अनुवादक के जीवन में ईमानदार होने के बहुत अवसर आते हैं कि लेखक से जब आप एक कृति ले रहे हैं, आप कृति लेने के बाद ऊपरी बातों के मुलम्मे के बाद उसके साथ समय, ऊर्जा और ध्यान का कितना निवेश करेंगे उसकी कृति पर, उसी से आपकी ईमानदारी का मापदंड तय होगा एक अनुवादक के रूप में। ईमानदारी से चूल्हा तो नहीं जलता है। नहीं, चूल्हा तो जल ही रहा है। हाँ। आपने काम हाथ में लिया, आपने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, लेकिन आपने न्याय कितना किया अनुवाद के साथ, आपके सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 2, लेखक जान सकता है, पाठक बहुत देर में जानेगा, तब तक कहानी आगे बढ़ जाती है। तो ये ईमानदारी जो है ना, ये अनुवादक के जीवन में बार बार मौका आता है कि देखूं मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं।
मनीषा जी, आप इस बात से हाँ, नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर सबको लगता है कि अनुवादक का चूल्हा जो है ना अनुवाद से चल रहा है, ना पैसा मिलता है ना नाम मिलता है, वो बस अपने पैशन के लिए आप कर रहे होते हैं, इसीलिए उसमें ईमानदारी आती है। फिर तो उसमें बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत है, वो क्योंकि पैशन है ना, हाँ, मोटिवेट करने के लिए वो बहुत है, वो काम करने का जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत इतना बड़ा लंबा satisfaction चौड़ा है। आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है, आप तीनों का ही, मतलब 20-20 साल से ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इस 20 साल में अगर मतलब किसी भी प्रोफेशन में देख लें, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि स्टैग्नेशन, मोनोटनी, इस तरह की चीजें आने लगती है, लगता है कि वही चीज करे जा रहे हैं, कुछ हमें प्रोत्साहन नहीं है। लेकिन जिस पैशन की ये बात कर रही हैं सुजाता जी, आपके लिए क्या रहा है हमेशा से पैशन? मेरे लिए तो ये स्वतः सुखाई के लिए ही मैंने भी शुरू किया था, और आगे भी जब बढ़ी तो मैं इसी में मैं हूँ अभी भी कि आत्मसंतोष मुझे मिलना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर विधा की जो कृतियाँ हैं मैं अनुवाद करूँ, तो उस तरीके से मैंने किया भी। और जब मैंने गांधी मानुस किया था, उनकी वो जीवनी था, तो उसको करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि महात्मा गांधी को हम पढ़ते तो थे, लेकिन उतना विस्तार से उस किताब को करते समय मैंने पढ़ा और जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कृति मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तो मुझे यही लगता है कि स्वतः सुखाई गली, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे चूल्हा इसमें नहीं जलता है, तो ये बात सही है। और हम अपनी खुशी के लिए अपने समय का सदुपयोग भी एक तरह से होता है कि हम अपने काम, बेकार का समय हम दुरुपयोग ना करें, बेकार की बातों में उसको हम नष्ट ना करें, और हम एक कृति मतलब कुछ सृजन कर रहे हैं, भले वो हमारा मौलिक ना हो, फिर भी कुछ सृजन कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक आत्मसंतोष मिलता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति की कृति जो आपको बहुत प्रभावित करती हो? एक आपने अभी नाम लिया, मानुस जी, और दूसरी मैंने जो अनुवाद किया था एक उपन्यास है, और मनोज दास जी का, उड़िया के बहुत बड़े राइटर हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं है। उनकी कृति जो तंत्रालोक का प्रहरी जब मैंने किया था, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसमें तंत्र के ऊपर तो लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह उन्होंने जो ये लिखा कि जो तांत्रिक होते थे पहले, उन लोग बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट भी होते थे। वो ये जानते थे कि जब गांव में किसी भी स्त्री के ऊपर में बहुत ज्यादा उनके ससुराल में उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, तो वो उसके ऊपर भूत आने का वो करते थे। तो उसमें वो जानते थे, जब ओझाओं को बुलाया जाता था तो वो ओझाएं, वो तांत्रिक ये जानते थे कि इसके ये साइकी प्रॉब्लम है, इसमें भूत नहीं है। और कई बार उन लोग का इतना ज्यादा साइकोलॉजी प्रेशर रहता था कि वो बेहोश भी हो जाती थी और बहुत सारे अंट बोलती थी, और वो उसके बाद जब होश आता था उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था कि हमने क्या किया। तो लेकिन वो ये जानते थे कि कहाँ भूत का वास है और कहाँ साइकिक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें मुझे उसमें बहुत ही अच्छी लगी थी। रचना जी, आप पर कभी ये आरोप लगा है कि आप किसी के जैसा लिखती हैं, मतलब अनुवाद करती हैं, या फिर उसकी प्रतिबिंब आप में दिखाई देता है? ये आरोप आप पर कभी लगा है? मौलिक लेखन में जरूर कभी कभी किसी नामची लेखिका का नाम लेकर लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी में हमें जैसे मैं झलक दिखाई देती है। हाँ, जैसे शिवानी जी जो है मेरी मानस गुरु हैं, गौरापंत शिवानी। तो कभी कभी मौलिक लेखन जहाँ मेरी किताबें हैं, जहाँ मैं कविताएं हैं या गद्य में लिखती हूँ, तो उसमें मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपकी हिंदी पर हमें वैसी हिंदी का इसमें लुत्फ आता है, वो आनंद आता है जो उनको पढ़ने से आता था। अदरवाइज अनुवादक के रूप में अनुवाद की अपनी सबकी एक शैली है, जो हमें लेखक की कृति के साथ एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि जब हम अनुवाद किसी लेखक का कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है कि किताब को अपना बनाकर उस पर काम करना है, इतना भी अपना नहीं बना लेना कि उसमें लेखक की मूल आत्मा शब्दों की कहीं छिप जाए। तो वो बैलेंस है, हम पतली धार पर, तलवार की धार पर हम संतुलन बनाकर चलते हैं अनुवादक जो होते हैं। जैसे हमारा शीर्षक है कि भाषा जो है पुल है, तो पुल के एक और लेखक खड़ा है और पुल के एक और पाठक है, बीच में अनुवादक है जो अपनी भाषा को विवेक से, संयम से, समझ से बरतते हुए लेखक की कृति को पाठक तक लेकर जा रहा है। वो कैसे लेकर जा रहा है, व्यवहार में भाषा को किस तरह बरत रहा है, और पाठक तक वो जो कृति पहुंच रही है उसका क्या रूप होगा। तो ये दायित्व भी है और कर्तव्य भी है हमारा।